हम क्लास 12th के हिंदी बुक आरोह भाग 2 का चैप्टर 7 जो एक कविता है बादल राग और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए इसको समझते हैं पहले, फिर उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की पल्लावित माया। यह तेरी रंतरी भरी आकांक्षाओं से घन भेड़ी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। तो चलिए पहले इसका प्रसंग करते हैं, फिर व्याख्या। प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित बादल राग कविता से लिया गया है। इसके रचयिता छायावादी प्रगतिवादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बादल को सामाजिक क्रांति का प्रतीक कहा है, जिसमें जनमन की आकांक्षाएं निहित है। अब व्याख्या। क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए कवि निराला कहते हैं कि हे क्रांति के अग्रदूत बादलों, तुम्हारी युद्ध नौका पवन रूपी सागर पर इस प्रकार तैर रही है जैसे जीवन की क्षणिक अस्थायी न रहने वाले सुखों पर सदैव दुखों की मनहूस छाया मंडराती रहती है। जगत के दुखों से जलते हृदयों पर क्रांति का मायावी विस्तार भी बादलों की तरह फैला हुआ है। इस बादल रूपी युद्ध नौका में भीषण क्रांति व घोर विनाश करने की ताकत विद्यमान है। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन घेर वज्र हुंकार, अश्निपात से शापित उन्नत शतशत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। फिर प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्रांति के दूत बादल द्वारा किए जाने वाले विनाश का वर्णन किया है। यह बादल सुविधाभोगी जीवन जीने वालों के लिए विनाश का प्रतीक सिद्ध होता है। व्याख्या। क्रांति के दूत बादल जब पुनः गर्जना करते हुए लगातार तीव्र वर्षा करते हैं तो संसार डर से ग्रस्त हो उठता है। सभी तेरी विनाश लीला में बह जाने के भय से आतंकित हैं, अपना हृदय थाम लेते हैं। हे बादलों, तब तुम दाहक बिजली गिराते हो तो आकाश को स्पर्श करने की प्रतियोगिता में सम्मिलित ऊंचे ऊंचे पर्वतों के स्थूल शरीर खंड खंड होकर धरती पर बिखर जाते हैं, अर्थात वज्र प्रहार से सैकड़ों योद्धा धरती पर ढेर हो जाते हैं। कवि के कहने का अर्थ यह है कि क्रांति से सर्वाधिक उच्च वर्ग के लोग भयभीत होते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने क्रांति के पथ से नई समाज व्यवस्था की उम्मीद प्रकट की है। क्रांति का जनहितकारी स्वरूप मुखरित हुआ है। व्याख्या। जिन बादलों के विद्युत प्रहारों से विशालकाय पर्वत खंड खंड होकर धरती में मिल जाते हैं, उन्हें विप्लवकारी बादलों को देखकर छोटे छोटे हल्के भार वाले पौधे खुश होते हैं। खेतों में भी एक नवीन चमक दिखाई देती है। हवा के प्रवाह से झूमते से लहलहाते पौधे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो हाथ हिला हिला कर वे बादलों को अपने पास आने का संकेत कर रहे हैं। कवि के कहने का अर्थ यह है कि जब जब क्रांति के स्वर का उद्घोष होता है तो समाज का निम्नतम अर्थात साधनहीन वर्ग ही खुश होता है और लाभान्वित होता है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंखा पर ही होता, विप्लव प्लावन क्षुद्र प्रफुल्ल जलस से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। तो इसका प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने सर्वहारा शोषित के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए उसके उत्थान की कल्पना की है। व्याख्या।
कवि उच्च वर्ग के लोगों के गगनचुंबी भवनों को आतंक का घर मानता है, अर्थात इनमें रहने वाले सदैव भय तथा आतंक से ग्रस्त रहते हैं। इन भवनों में रहने वाले पूंजीपति निर्धनों तथा श्रमिकों पर क्रूर अत्याचार करते हैं, अतः उन्हें स्वयं पर अत्याचार होने का भय बना रहता है। जिस तरह भयंकर जल प्लावन तथा कीचड़ पर होता है, उसी तरह क्रांति का प्रभाव भी हमेशा निम्न वर्ग पर ही होता है। क्रांति रूपी जल प्लावन का जल कमल पर पड़कर उसकी शोभा बढ़ाता है, यानी कि दलित पर शोषित वर्ग ही क्रांति से लाभान्वित होता है। जिस तरह बचपन का सुकोमल शरीर रोग एवं शोक के दुख से बेखबर रहता है और सदैव हंसता रहता है, ठीक उसी तरह निम्न शोषित वर्ग क्रांति के दुष्प्रभाव से बेखबर प्रसन्न रहता है। कवि के कहने का भाव यह है कि क्रांति इस वर्ग को जीने का संबल प्रदान करती है और दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग अपने वैभव के नष्ट हो जाने की फिक्र से ग्रस्त रहता है। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार। ए जीवन के पारावार। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने पूंजीवादी द्वारा सर्वहारा के शोषण का मार्मिक चित्रण किया है। व्याख्या। पूंजीपतियों ने सर्वहारा वर्ग का शोषण करके अपार धन संपदा एकत्रित कर ली है। यह धन सामाजिक कार्यों में उपयोग न होने के कारण खजानों में अवरुद्ध होकर रह गया है। इतना धन वैभव होने पर भी धन संग्रह की लालसा समाप्त नहीं हुई है। वे लगातार जन सामान्य का शोषण कर रहे हैं। यही वजह है कि संतोष को भी अपना धन समझने वाला शोषित वर्ग जब क्षोभ से भर गया है, भाव यह है कि धन पर पूंजीपतियों के एकाधिकार होने से संतोषी वृत्ति वाला सर्वहारा वर्ग अब विद्रोही हो उठा है। हे क्रांति के अग्रदूत बादलों, तुम्हारी भीषण गर्जना से पूंजीपति इतने आतंकित हैं कि वे अपनी प्रियाओं के आलिंगन में भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तुम्हारी गर्जना की विकरालता से वे इतने भयभीत हैं कि उन्होंने भय के कारण अपने मुख और आंखों को अपने हाथों से ढक लिया है। ऐसा करके शायद वे अपने डर को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हे क्रांति और विध्वंस के प्रतीक बादलों, अशक्त भुजाओं तथा दुर्बल शरीर वाला किसान तुम्हें अधीर होकर पुकार रहा है। निष्फल परिश्रम और थकान के कारण उसका शरीर थक गया है। धनिक वर्ग ने कृषक का शोषण करके मानो उसके शरीर का सारा रस चूस लिया है, जिससे उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है। हे जल के समुद्र बादलों, ऐसी दीनहीन स्थिति में तुम्हें उस कृषक पर दया करो। तुम बरसात करके उसके सूखते प्राणों में रस का संचार करो, अर्थात तुम जल क्रांति लाकर उसे शोषण स्वतंत्र करो, जिससे उसका जीवन पुनः खुशहाल हो जाए। चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? तो चलिए इसको करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में दुख की छाया दुखों के प्रभाव को कहा गया है। जीवन के क्षणिक सुखों पर सदैव दुखों का प्रभाव अनुभव किया जाता है। मानव प्रकृतिवश सुखमय जीवन ही चाहता है और उसके मिलने पर उसका हृदय सुखों से वंचित हो जाने के डर से ग्रस्त रहता है। कवि ने उसी डर को दुख की छाया कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो चलिए इसको करते हैं। अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर पंक्ति में आकाश को छूते ऊंचे ऊंचे पर्वतों तथा भवनों की तरफ संकेत किया गया है। जिस प्रकार वज्र के प्रहार से सैकड़ों सैकड़ों वीर योद्धा भूमिसात हो जाते हैं, उसी तरह बादल जब बिजली गिराते हैं तो ऊंचे ऊंचे प्रतिस्पर्धी पर्वत तथा भवन खंड खंड होकर भूमि पर फैल जाते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 3 है, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही हैं शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है? तो चलिए इसको करते हैं। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त शब्द विप्लव रव से कवि का अर्थ क्रांति के स्वर से है। जब क्रांति होती है तब उसका फायदा शोषित लोग ही ले पाते हैं। जल क्रांति में जहाँ विशालकाय पर्वत भवन हानि उठाते हैं, वहाँ भूमि में दबे नन्हे अंकुर नया जीवन प्राप्त करते हैं। इसी तरह क्रांति के विध्वंस में शोषकों की धन संपत्ति विनष्ट हो जाती है अथवा नष्ट होने की संभावना बनी रहती है और शोषित वर्ग शोषण से स्वतंत्र हो नव विकास की मार्ग पर अग्रसर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित करती है? चलिए इसको करते हैं। बादलों के आगमन से धरती के गर्भ में दबे अंकुर सक्रिय हो जाते हैं और उनमें प्रस्फुटित हो विकास पाने की इच्छा जागृत हो उठती है। बादलों की गर्जनों से ऊंचे ऊंचे पर्वत कंपायमान हो उठते हैं। बादलों को देखकर छोटे छोटे पौधे खुश हो जाते हैं और वर्षा जल की प्राप्ति की आशा में फसलें लहलहाने लगती है। हवा के झोंकों से ऐसा प्रतीत होता है मानो ये फसली पौधे बादलों को अपने निकट आने का इशारा कर रहे हों। किसान भी अधीर होकर बादलों से बारिश की गुहार लगा रहे हैं। बादलों के आगमन से प्रकृति में उल्लासपूर्ण वातावरण है। अब है व्याख्या कीजिए। तो तीरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की पल्लावित माया। तो इसका व्याख्या होगा, इस प्रसंग है यह प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित बादल राग कविता से लिया गया है। इसके रचयिता छायावादी प्रगतिवादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और इसमें जो है इस प्रस्तुत वाद्यांश में कवि ने बादल को सामाजिक क्रांति का प्रतीक कहा है, जिसमें जनमन की आकांक्षाएं निहित है। अब उसका व्याख्या है, क्रांति के प्रतीक बादलों को संबोधित करते हुए कवि निराला कहते हैं कि हे क्रांति के अग्रदूत बादलों, तुम्हारी युद्ध नौका पवन रूपी सागर पर इस प्रकार तैर रही है जैसे जीवन के क्षणिक अस्थायी न रहने वाले सुखों पर सदैव दुखों की मनहूस छाया मंडराती रहती है। अब इसका 2 है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। चलिए इसको करते हैं। यह हमारी पाठ्य पुस्तक की कविता बादल राग से लिया गया है। इसमें कवि ने जो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने सर्वहारा शोषित के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए उसके उत्थान की कल्पना की है। इसका प्रसंग है। फिर व्याख्या है, कवि उच्च वर्ग के लोगों की गगनचुंबी भवनों को आतंक का घर मानता है, अर्थात इनमें रहने वाले सदैव भय तथा आतंक से ग्रस्त रहती हैं। इन भवनों में रहने वाले पूंजीपति निर्धनों तथा श्रमिकों पर क्रूर अत्याचार करते हैं, अतः उन्हें स्वयं पर अत्याचार होने का भय बना रहता है। जिस तरह भयंकर जल प्लावन सदा कीचड़ पर होता है, उसी तरह क्रांति का प्रभाव भी हमेशा निम्न वर्ग पर होता ही होता है। क्रांति रूपी जल प्लावन का जल कमल पर पड़कर उसकी शोभा बढ़ाता है, यानी कि दलित व शोषित वर्ग ही क्रांति से लाभान्वित होता है। अब है कला की बात। पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आपको प्रकृति का कौन सा मानवीय रूप पसंद आया और क्यों? तो चलिए इसको करते हैं। पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। हमें प्रकृति का निम्नलिखित मानवीय रूप बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पौधों को मनुष्य की भांति हंसते, खिलखिलाते, हाथ हिलाकर किसी को बुलाते आदि रूपों में वर्णित किया गया है। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार, हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? संबंधित वाक्यांश को छांटकर लिखिए। तो चलिए इसको करते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यह तेरी रंतरी भरी आकांक्षाओं से, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। फिर है,
तीसरा है पंक्तियां, आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि बादलों को किस रूप में देखता है? कालिदास ने मेघदूत काव्य में मेघों को दूत के रूप में देखा। आप कोई काल्पनिक बिंब दीजिए। तो कवि बादलों को क्रांति के रूप में देखता है, कालिदास ने बादलों को दूत के रूप में देखा, हम बादलों को सागर नौका के रूप में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।